કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી આપનું એકવાર સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 विषय हिंदी विषयांक देश के नाम संदेश पाठ का प्रकार है पत्र। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जा सकता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। और यही पत्र जो है किरण जो है अपने मित्र कहते हैं कि हर्ष को यह पत्र लिखकर समझाता है। जो ईमेल अब्दुल कलाम ने भेजा है वही ईमेल जो है किरण जो है अपने मित्र हर्ष को पत्र के माध्यम से समझाता है। हम यह पत्र पढ़कर समझेंगे। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाभर, तहसील यानी तालुका, जिला बनासकांठा, दिनांक है 24 मार्च 2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित करता हूँ। यानी किरण जो है अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखता है। कहाँ से लिखता है? मैसपुरा गांव से, जिसका तालुका है भाबर, जिला जो है बनासकांठा। कहाँ पर रहता है? मातृछाया ऊंची शेरी। आपको प्रश्न पूछा जाएगा पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो पत्र लिखने वाले का पता है मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाबर और जिला बनासकांठा। वह अपने मित्र हर्ष को कहता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ यानी अच्छा हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे, यानी आशा है कि तुम्हारे परिवार में भी सब अच्छे होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई, यानी कि किरण को पहले हर्ष का पत्र मिलता है तो जिसे पढ़कर उसे खुशी होती है। अब जो है किरण हर्ष को बता रहा है कि डॉक्टर कलाम ने देशवासियों के नाम जो ईमेल भेजा है वह मैंने पढ़ा है और वही ईमेल की प्रेषित में तुम्हें तुम्हारे सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, यानी किरण बताता है कि डॉक्टर कलाम ने, अब्दुल कलाम ने अपने इस ईमेल की शुरुआत में संदेश में ही वह हम नागरिकों को, भारतीयों को पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है? यदि है तो इस संदेश को आप पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। यदि आपके पास 10 मिनट नहीं है
फिर हम कहते हैं कि इसके बाद वह देश के लोगों की यानी हमारी सोच बताते हैं, हमारी सोच कैसी है वह बताते हैं। तो सबसे पहले वह कहते हैं कि आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, यानी हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारे सरकार निकम्मी यानी कुछ काम करती नहीं है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, यानी हम लोग कानून को पुराना यानी खोखला कहते हैं। फिर आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। यानी उन्होंने देखो हम क्या क्या सोचते हैं, हम अपनी कमी नहीं देखते, बस हम दूसरों की कमी ढूंढते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो यही करते हैं हम अपनी सरकार को दोष देते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। फिर हम अपने कानून के बारे में बात करें तो हम कहेंगे कानून पुराने पड़ गए हैं। फिर इधर उधर कूड़ा देखेंगे, हम कचरा देखेंगे तो हम बोलेंगे कि नगर पालिका जो है कूड़ा उठाने नहीं आती। फिर फोन काम नहीं करता तो उसमें भी हम फोन वाले को दोष देंगे। रेलवे मजाक बन गए है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे बड़ी सबसे खराब है, ऐसा हम बोलेंगे। फिर चिट्ठी यदि हमने किसी को लिखी है तो बोलेंगे चिट्ठी भी मंजिल तक नहीं पहुंचती, ऐसी हमारी सोच है। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, क्या कहते हैं आगे कि आप ये सारी बातें जो है कहते हैं, यानी अभी कहते हैं, फिर कहते रहते हैं और कहते ही रहेंगे, यानी आपकी सोच बदलेगी नहीं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आगे राष्ट्रपति कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है सिंगापुर जा रहा है तो हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को अपना नाम देना है और अपनी शक्ल देनी है, मानो जिसे ऐसे ही सोचना है कि हम ही सिंगापुर जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं, सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं है। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपए भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? प्रश्न पूछ रहे हैं। मान लो कहते हैं कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर हो सिंगापुर के, ठीक है। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा भी इधर उधर फेंक नहीं सकते सड़कों पर, ना ही आप स्टोर में खा सकते हैं। आपको अब उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है, यानी ईर्षा, रश्क यानी ईर्षा होती है आपको कि वाह कितने अच्छे संपर्क है, ऐसे शायद हमारे देश में हो, ऐसे आप ईर्षा करोगे। फिर आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपए भुगतान करते हो, यानी वहां पर आप शाम के 5 से 8 बजे के बीच यदि आप निकलोगे तो आपको 60 रुपए का टोल टैक्स भरना पड़ेगा और आप आसानी से भर भी देते हो। फिर कहते हैं अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हो। मान लो कि आपने 10 मिनट का समय दिया हुआ है गाड़ी पार्किंग करने का, या फिर 1 घंटा दिया है, तो 1 घंटे के ऊपर 5 या 10 मिनट हो जाता है तो आपको टिकट पंच करानी पड़ती है। लेकिन आप सिंगापुर में कुछ कहते नहीं है, कहते हैं क्या? प्रश्न करते हैं क्या आप वहां कुछ बोलते हैं? नहीं। यदि 1 घंटे के ऊपर 5 मिनट हो जाए तो आप चुपचाप टिकट पंच करवा लेते हैं, क्या उनके साथ कोई दलील करते हैं? नहीं करते, वहां पर आप चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर कहते हैं कि दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते,
यानी दुबई में क्या है कि रमजान के दिन आप कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं खा सकते, ऐसा साहस भी नहीं कर सकते, और जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकल सकते। आप ऐसा साहस भी नहीं करेंगे। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। देखो, वॉशिंगटन में नियम है कि आप 55 मील से प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चला नहीं सकते। यदि आपने चलाने की हिमाकत यानी मूर्खता की, तो आपको उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ता है। और कोई सिपाही आपको पकड़ता है, तब आप चलाते हो, नियम तोड़ते हो, तो कोई सिपाही आपको पकड़ता है तो आप कुछ भी नहीं बोलते। वहां पर आप ऐसा नहीं कहेंगे कि तू मुझे जानता है, पहचानता है, मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, फला मेरा बाप है, क्या ऐसा आप बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन कहते हैं कि हम अपने धरती पर, अपने देश पर यदि होते और किसी सिपाही ने या मान लो किसी ऑफिसर ने हमें पकड़ा है, तो हम तुरंत ही रुआब दिखाएंगे और कहेंगे जानता है तू मुझे, मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, ऐसा कहकर हम उसे डराएंगे, बल्कि नियम फॉलो नहीं करेंगे। हम नियम को तोड़ने में आगे रहेंगे। लेकिन दूसरे देश में ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप खड़े रहेंगे और उनका जो दंड है वह भुगतेंगे। आगे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समुद्र तट पर यानी समुद्र के किनारे पर आप खाली नारियल यानी नारियल पानी पीने के बाद जो नारियल खाली है उसे क्या आप हवा में ऐसे उछालते हो? नहीं, वहां ये हिमाकत भी नहीं करोगे आप। लेकिन यदि आप अपने देश में होते हैं तो किधर भी फेंको चलेगा, हवा में उछालते हुए चले जाओगे, आप देखोगे भी नहीं कि वहां पर कूड़ेदान पड़ा है तो उसमें मैं डाल दूं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आप ऐसा नहीं करेंगे, हवा में उछालेंगे नहीं। फिर टोक्यो की सड़कों पे आप क्या पान की पीक मार सकते हो? नहीं। अपने देश में जैसे ही आप अपने देश की धरती पर पांव रखोगे तो पता नहीं कौन सा भूत आपके शरीर में घुस जाता है, आप कहीं भी पान की पीक थूक देते हो। फिर बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र नहीं बना सकते, लेकिन हम यहाँ पर तो आप जो मांगोगे उतने पैसे में दूंगा, आप मुझे ये प्रमाण पत्र दे दो, ऐसा आप प्रयत्न करोगे। फिर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ये बात मैं आपके बारे में ही कह रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? मैं आप ही के बारे में कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? देखो, डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं हमारे बारे में कि हम दूसरे देश की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, तो अपने देश की व्यवस्था का आदर और पालन क्यों नहीं कर सकते? दूसरे देश में हम प्रशंसनीय नागरिक बन सकते हैं, तो अपने देश में क्यों नहीं बन सकते? पर पता नहीं, जैसे ही हम अपनी धरती पर, अपने देश की धरती पर पांव रखते हैं, तो वापिस वो पुराने वाले हो जाते हैं और
इधर उधर सिगरेट का टुकड़ा फेंक देते हैं, कागज के पुर्जे उछालते रहते हैं। पर ऐसा क्यों? जिस प्रकार हम दूसरे देश में एक अच्छे नागरिक बनकर रहते हैं, तो अपने देश में क्यों नहीं ऐसा अब्दुल कलाम हमें कहते हैं कि हम क्यों नहीं बन सकते अपने देश के लिए प्रशंसनीय नागरिक। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। देखो, हमारे मुंबई की महानगर पालिका जो है वो क्या कहती है अमीर लोगों के बारे में, कि शाम होते ही या सुबह होते ही अमीर लोग जो है अपने कुत्तों को लेकर निकल पड़ते हैं, और कुत्ते जो है रास्ते में जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं। फिर वही लोग उंगली यानी प्रशासन पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि सफाई नहीं करते, रास्ते पर चारों ओर गंदगी फैली हुई है। लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा कि ये गंदगी किसने फैलाई? उन्हीं लोगों के कारण फैली हुई है गंदगी। कुत्ते पालने का शौक है तो गंदगी भी तो साफ करनी चाहिए, वो घर में क्यों नहीं करवाते? नहीं, सड़कों पर ले जाकर कुत्ते की गंदगी जो है वो सड़क पर फैलाते हैं। कहते हैं कि क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। यानी डॉक्टर कलाम जो है वह कहते हैं कि वो अमीर लोग क्या ये सोचते हैं कि जब भी वह कुत्ते को बाहर लेकर जाएगा तो एक अधिकारी कर्मचारी जो है उसके पीछे झाड़ू और कटोरा लेकर पीछे पीछे चलेगा, और जब भी उसका कुत्ता हाजत जाएगा तो पीछे कटोरा लेकर खड़ा रहेगा। क्या वो ये चाहते हैं कि कर्मचारी जो है ऐसा कार्य करे? राष्ट्रपति ने मिसाइल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। राष्ट्रपति ने मिसाइल दी है यानी उदाहरण दिया है कि अमेरिका और जापान में मालिक अपने कुत्ते को मानो घुमाने के लिए ले जाए तो कुत्ता यदि सड़क पर गंदगी फैलाता है, हाजत करता है, तो उसके मालिक को वह गंदगी जो है साफ करनी पड़ती है। फिर कहते हैं कि हम शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां उस पर डालकर आते हैं। कहते हैं हमने वोट डाल दिया, अब हमारी सारी जिम्मेदारी उनकी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। यानी वोट डालने के बाद हम आराम से घर पर आकर कुर्सी पर बैठेंगे और सोचेंगे हमने वोट डाल दिया, अब हमारी सारी जिम्मेदारी, हमारे सारे काम जो है वो सरकार आकर करेगी। पास में पड़ा हुआ कागज का पुर्जा भी सरकार आके उठाकर कूड़ेदान में डालेगी, हम कुछ भी नहीं करेंगे। यानी हमारी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, सारी जिम्मेदारी जो है सरकार की है। क्यों? क्योंकि हमने वोट दिया है। वोट देने के कारण अब हम जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं और सरकार जो है वो हमारे सारे काम करेगी। ऐसी हमारी सोच है। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है।
अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। देखो, सरकार रेलवे, फिर हम सरकार पर सरकार से कहेंगे कि रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम बनाएगी। अच्छा चलो बना भी दिया, लेकिन उसे इस्तेमाल करना, सही से इस्तेमाल करना किसका फर्ज है? हमारा फर्ज है, लेकिन हम क्या करेंगे? उसका इस्तेमाल ठीक से करेंगे ही नहीं। और फिर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि समाज की जो ज्वलंत समस्या, यानी जो हाल की समस्या है, वह है दहेज। समाज के प्रति हमारा रवैया कैसा है? हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं, कहते हैं कि दहेज लेना पाप है, बिना दहेज के ही हम शादी करेंगे, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन जब हमारे घर में अपने बेटे की शादी होती है तो हम ऐसा सोचेंगे कि मैं एक दहेज नहीं लूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरी व्यवस्था ही खराब है, मेरे एक के दहेज ना लेने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा, तो मैं भी दहेज ले ही लेता हूं। यानी वह दहेज ले लेगा, बाहर जाके बोलेगा हमें दहेज लेना नहीं चाहिए, दहेज लेना पाप है। यानी उसकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। वो सिर्फ बाहर जाके बड़ी बड़ी बातें करता है, गला फाड़ के चिल्लाता है कि दहेज लेना पाप है, और वही इंसान अपने घर में जब अपने बेटे की शादी होती है तो वह दहेज के लिए आगे आ जाता है। यानी हमारे देश में कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं। वो कहेगा कि फर्क क्या पड़ेगा, देखो बहाना कैसा करता है कि हमारी पूरी व्यवस्था ही खराब है, यदि मैं एक नहीं लूंगा तो फर्क कौन सा पड़ जाएगा, ऐसे बहाने करता है। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? देखो राष्ट्रपति प्रश्न कर रहे हैं कि ये व्यवस्था, मान लो कि हमारे समाज में ये व्यवस्था खराब है, लेकिन उसे बदलेगा कौन? तो यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और हमारी सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। देखो क्या कहा राष्ट्रपति ने कि ये समस्या को, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था जो है वो किसकी है? तो हम लोग आसानी से कह देंगे कि ये व्यवस्था को बदलने का जरिया जो है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए इसमें शामिल जो है कौन है? हमारे पड़ोसी है, आसपास के घर है, अन्य शहर है, अन्य समुदाय और हमारी सरकार है। लेकिन मैं और आप इसमें कतई नहीं है, कहीं भी शामिल नहीं है। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। देखो जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो हम लोग सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित चक्र में घेर लेते हैं कि मेरा परिवार सुरक्षित रहना चाहिए, बाद में जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं और दूसरे देशों की ओर निहारते हैं, देखते रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा जब नहीं होता तो आप लोग क्या करोगे? देश छोड़कर चले जाओगे। उन्होंने कहा हम अपने भाई से भागकर अमेरिका जाएंगे। देखो इस देश को छोड़कर आप कहाँ जाओगे? अमेरिका जाओगे, उनके गौरव का गुणगान करने, यानी अमेरिका जाकर अमेरिका के गुणगान गाओगे, फिर व्यवस्था की प्रशंसा करोगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाओगे। न्यूयॉर्क असुरक्षित आपको लगेगा,
तो आप वहां से इंग्लैंड भाग जाओगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। देखो, पहले आप अपने देश से भागकर दूसरे देश में जाते हो, वहां पर आपको यदि कोई मुश्किलें आती है तो आप तीसरे देश में जाते हो, वहां पर भी यदि आपको मुश्किलें आती है तो आप कोई और देश पसंद करते हो, और जब कोई रास्ता नहीं रहता तब आपको अपना देश याद आता है, कहता है कि मेरा देश मुझे यहाँ से निकाले। क्या देश ने कहा था आपको वहां पर जाने के लिए? नहीं, आप अपने ही हाथों वहां पर गए थे, किसी ने तो नहीं कहा था। आप भागकर चले गए, देश की समस्या को देखकर आप भागते ही चले गए, भागते ही चले गए। जब कोई रास्ता नहीं रहा तो अब आप सोचते हैं कि आपका देश आए और आपको बाहर निकाले। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। यानी कि हर कोई अपने देश की व्यवस्था पर टीका करने के लिए खड़ा ही है, लेकिन क्या कभी जो टीका करने वाला इंसान है, कभी उसने देश के लिए सकारात्मक योगदान दिया है? नहीं, किसी ने नहीं, कभी सोचा भी नहीं। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। डॉक्टर कलाम देशवासियों को समझा रहे हैं कि देश के लिए सकारात्मक योगदान दे, झकझोर रहे हैं, हिलाकर रख रहे हैं। इस अपने संदेश के माध्यम की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। यानी आपको मेरी बात जो है, मैंने जो बात कही उस बात से आप सहमत है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं, तो और 10 साथियों को इस ईमेल को भेजो। परिवार से भी बड़ों, परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। और इसी के साथ यह पत्र जो है समाप्त होता है। अब्दुल कलाम कहते हैं कि यदि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस संदेश के साथ सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को भेजो। और किरण जो है यहाँ पर कहते हैं कि अपना पत्र जो है समाप्त करता है और अपने मित्र से कहता है कि तुम्हारे सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा प्रिय मित्र किरण। अब हम जरा होमवर्क देख ले। होमवर्क में शब्दार्थ और स्वाध्याय एक बार, दोनों एक बार आपको लिखना है।